जैन क्लास 9। ठीक है, आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले। याद रखो हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं और एंडिंग कैसे कर रहे हैं, उसका फ्लो चार्ट एक बार याद रख लोगे ना, तो तुम्हारे लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि यार हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है ना। वो 118 एलिमेंट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें मालूम है। या तो वो तुम्हारे मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो तुम्हारे आयोनिक मतलब क्या कहते हैं आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें मालूम है कि भाई जो तुम्हारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो केवल तुम्हारे 18th ग्रुप वाले होते हैं, जिसमें तुमको मतलब बोलते हो कि हाँ यार तुम्हारे ये नोबल गैसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा हीलियम हो गया, है ना। तुम्हारा नियॉन हो गया, तुम्हारा ऑर्गन हो गया, तुम्हारा क्रिप्टॉन हो गया, तुम्हारा जेनॉन हो गया, तुम्हारा रेडॉन हो गया। ये सारे तुम्हारे फ्री स्टेटमेंट के एटम तुमको मिल जाएंगे। मतलब 118 एलिमेंट के अगर तुम इनके एटम देखोगे तो तुमको फ्री मिल जाएंगे। लेकिन बाकी सबके देखोगे तो बाकी सब में तुमको अनस्टेबिलिटी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि या तो उनका डुप्लेट नहीं कंप्लीट है, या तो उनका मतलब क्या कहते हैं ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। मतलब कि उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं तो या तो फिर उनके आउटर मोस्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी तुम्हारे ये L M N O P, ये जितने भी तुम्हारे ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये तुम्हारा नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी तक तो मेरे हिसाब से बेसिक में तुमको क्लियर ही हो गया होगा। तो क्या करना पड़ता है, ये जितने भी 118 एलिमेंट है इन सबको अपने को स्टेबल करना पड़ता है। मतलब कि सारे सारे जितने भी एटम्स हैं, ये अदर देन तुम्हारे फ्री स्टेट के ये जितने भी हैं, इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इनको पानी पड़ती। तो इनके पास दो मेथड हुआ करते थे। या तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, या तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा क्या कर ले, एक दूसरे से या तो गेन कर ले या तो ये लूज कर ले। और हमें मालूम है कि अगर गेन और लूज कर रहे तो ये क्या बनाएंगे, ये तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे? आयोनिक बॉन्ड बना देंगे। और अगर मान लो कि ये शेयर कर रहे हैं तो ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल बना देंगे ना, या फिर तुम उसको क्या बोल सकते हो कि यार तुम कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, इसको ये भी बोल सकते हो। तो हमने ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला फंडामेंटल एकदम अच्छे से जान लिया। क्योंकि हमने कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये देखा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हमने ये देखा कि हो सकता है कि एक एक एलिमेंट अपने ही जैसे एक एलिमेंट से मतलब क्या करे, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बॉन्ड शेयर करे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। तो यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का मतलब ही यही है कि हाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा शेयर करके बनना है, जो कि मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है ना। तो ये क्या होता है, ये तुम्हारे डायटोमिक पार्टिकल होते हैं। डायटोमिक पार्टिकल मतलब कि भाई ऐसे पार्टिकल या फिर ऐसे एटम्स जो स्टेबल नहीं है, लेकिन मतलब क्या कहते हैं अपने जैसे एक और एटम के साथ लाके तुम्हारे स्टेबल हो जाते हैं। तभी हम लोग H2 लिखते हैं, I2 लिखते हैं, Br2 लिखते हैं। और ये सब क्यों लिखते हैं? क्योंकि भैया अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ना तो 2 पाए जा रहे ना तो 8 पाए जा रहे, और इनको 2 और 8 करना होता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने जैसे एक और एलिमेंट को लाकर अपने आप को स्टेबल कराने की कोशिश करते हैं। ये हमने देख लिया था, है ना। फिर हमने ये भी देख लिया था कि जरूरी नहीं कि डायटोमिक ही तुम्हारा ये अपने जैसे बना के रखे। और भी देखा था हमने हमने टेट्राटॉमिक में P4 देखा था, हमने ऑक्टाटॉमिक में तुम्हारा S8 देखा था। ये वाले सारे एग्जांपल देखे थे। लेकिन ये कैसे एग्जांपल हो जाएंगे, ये तुम्हारे मॉलिक्यूल एज अ एलिमेंट वाले एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। कैसे हो जाएंगे तुम्हारे मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो सेम एलिमेंट के ही एटम से बन रहा है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ही बन रहा है, सल्फर है तो तुम्हारा सल्फर ही जैसे मतलब क्या कहते हैं आठ जैसे उसके साथ बन रहा है। ये चीज हो रहा है ना। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ तुम्हारा फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जैसे बन रहा है। हाँ, ये हो गया। तो बात यहाँ आ जाती है कि हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी बन रहे हो आपस में, मतलब स्टेबल हो रहे हो इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जो कि कंपाउंड स्टेज में हो। जैसे मान लो कि मैंने HCl का एग्जांपल दे दिया था, H2O का एग्जांपल दे दिया था, है ना। ये सारे एग्जांपल तो अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया, मतलब कि स्टेबल हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन भी यहाँ तुम्हारा बैलेंस हो गया, यहाँ भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो भैया मैं इसका मतलब बोल सकता हूँ कि यहाँ और H और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग है वो एक तरीके की कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो मैंने बोल दिया हाँ कोवलेंट बॉन्डिंग है तुम, लेकिन मैंने बोला कि फिर कैसा मॉलिक्यूल होगा। तो तुमने बोला कि भैया ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार एक से ज्यादा एटम तो हो रखे हैं, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो जब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैं इनको बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बोल सकता हूँ। ये चीज है। तो फिर हमने इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा था कि चलो ठीक है, एक बार हमने मॉलिक्यूल के बारे में अच्छे से जान लिया कि हाँ मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल मतलब कि कोई भी एक ऐसा मतलब चीज जिसमें एक से ज्यादा एटम पाए जा रहे हो। अगर सिमिलर एटम पाए जाते हैं तो मैं उनको मतलब क्या कहता हूँ कि वो बोल देता हूँ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट बोल देता हूँ। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट एटम पाए जा रहे हैं तो मैं मॉलिक्यूल एज अ
कंपाउंड बोल देता हूँ ये। और इसी चीज से रिलेटेड हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, है ना, क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो हमने इसको देखा था 1/12 ऑफ द कार्बन एटम्स, ये वाला पढ़ दिया था। तो एलिमेंट के रूप में तो हमने पढ़ दिया था, कंपाउंड के रूप में तुमको पढ़ाना है, लेकिन अगर कंपाउंड के रूप में आज मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि आधे घंटे में क्लास निपट जाए। तो इससे बेटर है कि मैं तुमको आज में मतलब क्या कहते हैं आयोनिक कंपाउंड बताना चाहूंगा। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, निगेटिव और तुम्हारा पॉजिटिव कैटायन कैसे बनता है। जब तुम ये सारी चीजें जान लोगे, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं जब इस आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, तब तुमको सारी चीजें रिलेट करते हुए लेके जाएंगे। एलिमेंट का कैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर कंपाउंड का कैसे निकालना है, फिर एक आयोनिक कंपाउंड का कैसे निकालना है। तो तुम्हारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, ये है ना। तो देखो, एटम्स पहले जानो कि एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे तो फोर्थ चैप्टर में, फोर्थ में, लेकिन तुम ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से अभी से जानो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब भी हम कितनी बार हमने तुमको एटम की इमेजेस दिखाई, तो मैंने तुमको बताया कि सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। और मुझे मान लो कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जा सकती हैं, बता सकते हो क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बताओ मुझे। न्यूक्लियस में जो दो चीज़ें पाई जाती हैं वो होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक हो गया है तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, और एक तुम्हारा क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, एक तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रोटॉन हो जाता है, एक तुम्हारा न्यूट्रॉन हो जाता है। तो पहले मुझे बताओ, इतना याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, याद आ रहा है ना। ये जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है किसी भी तुम्हारे एटम के बीच वाला एकदम, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं तुम्हारे प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसको सिंपल पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, और इसके अराउंड जो तुम ये जो रिंग देख रहे हैं उनको शेल बोला जाता है, जिसको के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। इस तरीके से ऊपर जाओगे, ओ हो गया, पी हो गया, ये सारी चीजें होगी। इनकी कैपेसिटी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं 20 तक के अगर मैं तुम्हारा ये ले लेता हूँ, एटम्स ले लेता हूँ, तो के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, है ना। एल में तुम्हारे मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक वैसे एम में भी 8 आ सकते हैं, एम में मतलब क्या कहते हैं 8 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, इस तरीके से आ सकते हैं। 2 8 18 8, इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। तो अभी इसके बारे में तुमको बाद में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जनरली इसको जानो कि ये तुम्हारे ये क्या होते हैं, ये शेल होते हैं। तो जो भी तुम्हारी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि तुमको ये बताती है कि कौन कितना स्टेबल है, ये हम उसके आउटर मोस्ट शेल से देखते हैं। आउटर मोस्ट शेल को दूसरे नाम से ये भी लिखा जा सकता है कि हाँ तुम्हारा वैलेंस शेल। तो अगर मैं जैसे तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, तो तुम क्या बताओगे कि भैया एन शेल है, इसमें लास्ट शेल में दिख रहा है। तो हम हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं। क्या गिनते, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को गिनते। अगर मान लो कि वैलेंस शेल एन है, और उसके शेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर मान लो कि तुम्हारे 8 पाए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं स्टेबल, बोल देते हैं कि हाँ यार वो जो एटम है वो स्टेबल है, वो कभी भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इधर उधर हरकत नहीं करेगा, ये चीज नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी जगह तुम्हारा लिख देता हूँ, मैं एक या इसकी इसी की जगह में 8 की जगह मतलब क्या कह देता हूँ 4 लिख देता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये भी अभी कैसा हो रखा है, ये भी अब ये स्टेबल नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो केस आएगा वो केस कैसा आएगा, तुम्हारा शेयरिंग वाला आएगा, आयोनिक बॉन्ड वाला नहीं आएगा। तो हमें क्या देखना होता है, जब भी हम लोग आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तब हम ये देखते हैं कि यार किसी के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो 1 2 3 पाए जा रहे हैं, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि 5 6 7 पाए जा रहे हैं, ये हो गया। तो कुछ तुम्हारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम लोग मेटल बोलते हैं। तो जब भी तुम मेटल का एटॉमिक मतलब क्या कहते हैं नंबर निकालोगे, उसका तुम मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, जब आगे क्लास में जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि यार उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, या 3 होते हैं। और अगर मान लो कि तुम नॉन मेटल की तरफ जाओगे, तो नॉन मेटल में तुमको देखने को मिलेगा कि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, तुम्हारे होंगे 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, ये होंगे, 8 नहीं होगा। क्योंकि अगर 8 हो जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, और या फिर अगर मान लो कि 2 हो जाएगा तो वो भी तुम्हारा वो बैलेंस हो जाएगा। ये अभी बस मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी एक तुम्हारा मतलब मान लो कि कोई भी एक कभी भी जैसे आयोनिक एक्टिविटी या आयन बनाना है, तो आयन मतलब क्या होता है, आयन का मतलब होता है चार्ज।
अब वो चार्ज तुम्हारा कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है। तो एक सिंपल एटम है ना, मान लो कि कोई भी एक सिंपल एटम मान लेते हैं, जैसे मान लो कि सोडियम ही ले लेते हैं, तो हमें मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या उतना होता है, 11 होता है। तो अगर इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो के एल एम, तो के में भाई मैक्सिमम आ सकते हैं दो, तो 11 में से दो माइनस हो गए तो बचे 8। एल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 हो गया। एम में कितने आ सकते हैं, एक आ सकते हैं, ये हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि भैया ये जो एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और एम शेल में अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो भैया वो स्टेबल नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है। तो वो क्या करेगा, ये जो एम शेल है ना, इस शेल को ही अपने आप को रिमूव करा देगा, मतलब कि ये दो दो शेल है, इसको मूव करा देगा और एल में आ जाएगा। और जैसे ही ये एल में आएगा तो इसको देखोगे कि यार इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 8 हो गए। क्यों, क्योंकि अब इसका एल में 8 गिना जा रहा है। तो जैसे ही एल में 8 गिना जाएगा तो वैसे हम लोग बोलते हैं कि यार इसके ऊपर एक आयन आ जाता है, एक चार्ज आता है, Na पॉजिटिव आ जाता है। तो वो मैं तुमको बताने वाला हूँ वो कैसे आता है। देखो, जब भी कोई एक नॉर्मल एटम होता है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ तुम्हारे प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा बराबर ही होते हैं, ठीक है। और जब भी एटॉमिक नंबर गिना जाता है वो तो तुम्हारे प्रोटॉन की मदद से गिना जाता है कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं लिख देता हूँ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 11, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 हो गए। मान लो कि मैं लिख देता हूँ कि तुम्हारा 6 लिख देता हूँ, कार्बन 6, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका मतलब तुम क्या तुरंत समझते हो कि हाँ भैया कार्बन के तुम्हारा प्रोटॉन नंबर कितनी है, 6 हो रखी। और अगर मान लो कि तुम्हारा कोई भी अगर और भी अगर मेटल ले लो, जैसे मैग्नीशियम ले लो, या फिर कोई भी अगर तुम मान लो कि और भी कोई एल्यूमिनियम ले लो, ये सारे जितने भी मेटल हैं, तो उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताते हैं। लेकिन ये तब तक तब तक प्रोटॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है जब तक वो तुम्हारा जो मेटल होता है वो तुम्हारा एज अ न्यूट्रल होता है ना। क्योंकि मुझे मालूम है कि प्लस माइनस कितना होता है, जीरो होता है। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस का होता है। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास -10 भी है +10 भी है, और मैं बोलता हूँ कि चलो ऐड करो, तो तुम ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब कि ना तो अब इसमें प्लस आ रहा है ना तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम हो गए न्यूट्रल हो गए, ये चीज है। ठीक इसी तरीके से एटम होता है। अगर मान लो कि एटम की जो संख्या है, एटम की संख्या में जो प्रोटॉन है, अगर वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के एकदम बराबर है, तो तुम्हारा क्या होगा कि मतलब जो तुम्हारा एटम है वो एकदम कैसा होगा, एकदम न्यूट्रल होगा, ये चीज है ना। और लेकिन अगर मान लो कि मैं कह देता हूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई केमिकल रिएक्टिविटी हुई, और उस केमिकल रिएक्टिविटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो कम हो रहा है या तो वो ज्यादा हो रहा है। तो दो केस होते हैं, कभी भी प्रोटॉन की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, या तो वो बढ़ेगी या तो वो घटेगी। तो मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि पहले तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 थे, अब मैंने बोल दिया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भी 10 थे, और मैंने तुमसे बोल दिया कि यार इस बार प्रोटॉन की तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इस बार तुम्हारे पास एक चार्ज आया है। लेकिन वो एक चार्ज कौन सा है, माइनस का, प्लस का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की एक संख्या कम हो गई, मतलब कि 10 से लेकर अब 9 हो गए। तो अभी अगर इसको देखा जाएगा, इसके बीच में डिफरेंस तो कितने का आएगा, एक का आएगा कि नहीं आएगा। और वो एक चार्ज किसका ज्यादा होगा, तुम्हारा पॉजिटिव का होगा। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि Na के ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया। तो ये जो तुम 2 नंबर देख रहे हो, ये जो 8 नंबर देख रहे हो, ये जो 1 नंबर देख रहे हो, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब क्या था कि तुम्हारे प्रोटॉन और तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये मतलब कि तुम्हारे 11 11 हुआ करते थे। लेकिन अभी हमने देखा कि यार इसके एम शेल में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस सोडियम न्यूट्रल एटम को क्या कर रहा है, तुम्हारा अनस्टेबल कर रहा है। तो अनस्टेबल करने की वजह से ने क्या किया कि अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्या कर दिया, उसको लूज कर दिया। तो जैसे ही लूज करेगा तो क्या होगा कि यहां से भैया एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब हमने देखा कि इधर बचे 10, और इधर हमने देखा तो इधर बचे 11। तो हमने देखा कि यार अब तुम्हारे पास एक ज्यादा है, एक मतलब कि एक तुम्हारे पास चार्ज ज्यादा है। तो तुमने देखा एक चार्ज ज्यादा है, किस चीज का चार्ज ज्यादा है, तो तुमने देखा यार प्रोटॉन का ज्यादा है। और प्रोटॉन को किस चीज से लिखते हैं, प्लस से लिखते हैं। तो हमने +1 इस तरीके करके बता दिया कि हाँ देखो, जब भी अगर मैं इस तरीके से +1 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन या फिर कुछ ऐसी हुई है जिसमें जो तुम्हारा सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज हो गया। इतना बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रही है। आ गया। आ गया ना, ठीक, वेरी गुड, है ना। तो अभी इसको हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे और भी सारी चीजों को समझेंगे। ठीक ऐसे मान लो कि तो तुम्हारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा 17 होता है, ठीक है। अभी रटाने के लिए इसको देख लो, अगर मान लो कि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ KLM, तो K में हो जाते 2, L में हो जाते 8, M में हो जाते 7। तो मुझे बताओ, क्या इसके वैलेंस शेल M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है,
8 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में? नहीं है भैया। और जब नहीं है तो फिर ये क्या है, ये तुम्हारा अनस्टेबल हो गया। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे बताओ? इसको कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए या 8 होने चाहिए बताओ? भैया इसको 8 होने चाहिए थे, है ना? ये चीज है भैया, दो भी हो सकता है, दो में भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि ये अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कर सकता है। तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ कि हाँ देखो, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्लोरीन है ना? क्लोरीन तुम्हारा, अगर जैसे मान लो कि इसके साथ, अगर मान लो कि इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है? ये तुम्हारा क्लोरीन है। क्लोरीन में तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे कितने थे? तुम्हारे आराम से 7 इलेक्ट्रॉन थे। और मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको और देता हूँ, जिसको मैं प्लस का साइन दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको दूंगा, तो मुझे मालूम है कि अब सीएल के ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भैया अगर इस समय देखा जाए, अगर इस वाले केस में देखा जाए, तो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन और जो तुम्हारे प्रोटॉन थे, वो दोनों के दोनों बराबर ही थे, है ना? कितने थे आपके? 17-17 थे। लेकिन भैया इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। तो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन बचे। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक चार्ज ज्यादा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ किसका चार्ज ज्यादा है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तो माइनस का साइन लगा दिया मैंने, और तभी मैंने सीएल के ऊपर एक माइनस का साइन लगाया, जिसको मैंने ये बताया कि हाँ देखो, इसमें एक मतलब क्या कहते हैं कि एक चार्ज आ गया, एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज, जो कि मतलब इसको मतलब क्या कर रहा है कि तुम्हारा स्टेबल कर रहा है, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? ठीक, वेरी गुड। तो देखो, जब भी ये है ना, अभी तुमको मतलब क्या कहते हैं कि काफी सारे एग्जांपल बताए जाएंगे, है ना? ये सारी चीजें अभी अगर मान लो कि कोई भी, जितने भी तुम्हारे मेटल होते हैं ना, याद रख लेना, जितने भी मेटल होते हैं, मान लो कि मैं लिख देता हूँ सोडियम, लिख देता हूँ मैग्नीशियम, लिख देता हूँ तुम्हारा, मैं एल्युमिनियम लिख देता हूँ, है ना? इनके हमेशा आउटर मोस्ट शेल में देखोगे, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में। मैग्नीशियम में कितने होंगे? दो होंगे। एल्युमिनियम में कितने होंगे? तीन होंगे। तो अगर मान लो कि मैं इस तरीके से, अगर मैं तुमको कभी भी इनके एटम दिखाता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके अगर मान लो कि इस तरह से दिखाता हूँ, तो इनके दो में 8 हो गए। सोच लो दिमाग से, ठीक है? ये के हो गया, ये एल हो गया, और ये तुम्हारा इसकी एम शेल हो गई, है ना? ये हो गया। तो इनके एम शेल तक जा सकता है मैक्सिमम, ये हो गया, है ना? तो मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे? अपने आप को लूज कर देंगे, है ना? तो अभी तुम एग्जांपल देखोगे, तो जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मतलब कि इसके पास एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तो तुम क्या लिख देते हो? उसको Na पॉजिटिव लिख देते हो, ये हो गया। मैं बोल देता हूँ कि यार मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 8, लेकिन ये 8 कर नहीं पाएगा, 6 ला नहीं पाएगा, ऐड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास इतनी ताकत नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये अपने सेल को लूज करके दो ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब कि इसके पास दो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तभी तुमने देखा होगा कि हमेशा Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव लिखा हुआ आता है, ये हो गया। ठीक इसी तरीके से एल्युमिनियम हो गया। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, वो उसको 8 नहीं कर सकता, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन और जाके ले नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है ही नहीं। तो क्या करेगा कि इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जैसे 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इसके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तभी तुमने देखा होगा कि एल के ऊपर 3 पॉजिटिव ऐसे लिख कर आता है। तो ये जब भी तुम्हारे किसी भी, है ना, किसी भी मेटल के ऊपर अगर कोई आयोनिक चार्ज आ रहा है, आयन आ रहा है, और मुझे मालूम है कि वो आयन पॉजिटिव होता है, तो मैं उसको दूसरे नाम से भी बोल सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैट आयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैट आयन। तभी तुम हमेशा लिखोगे मेटल फॉर्म कैट आयंस। क्या बोलोगे? कैट आयंस। ये हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया ना? ये हो गया, है ना? और जब भी तुम्हारा मान लो कि मैं क्लोरीन की बात कर देता हूँ, है ना, जैसे क्लोरीन हो गया, तुम्हारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेटल में जैसे मान लो कि मैं क्लोरीन की बात कर दूंगा, या फिर मैं और किसी की भी बात कर दूंगा। जैसे मान लो कि मैंने क्लोरीन की बात कर दिया, ऑक्सीजन की बात कर दिया, ठीक है? उसके साथ साथ मैंने नाइट्रोजन की बात कर दिया। तो मुझे मालूम है कि भैया क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन के उसमें 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ये हो गया। तो भैया इनको 8-8 करना है, 8-8 करना है। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि एक काम करो, इसकी सारे के सारे 7 सेल मतलब 7 इलेक्ट्रॉन छुड़वा दो,
पिछली वाली सेल में 8 है तो वहां हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं भैया, इसके लिए इतना ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। इससे बढ़िया है कि मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि यार जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब इसकी प्रोटॉन से संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई? एक ज्यादा हो गई। तभी मैंने उसमें एक निगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक ऐसे ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन और तुम्हारा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एकदम बराबर हुआ करती थी, लेकिन भैया मैंने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तभी तुमने देखा होगा कि O2 निगेटिव के साथ ऊपर मतलब 2 निगेटिव का भी साइन आता है। ये हो गया है ना, ये है ना, ये चीज तुमने देख रखा होगा। और उसके साथ साथ नहीं वो ये 2 हटा दो, ठीक है, वरना फिर वो बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया। फिर उसके साथ साथ अगर मान लो कि मैंने नाइट्रोजन का देखा होगा तो तुमने N3 निगेटिव देखा होगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और जैसे स्टेबल करेगा हम ये देखेंगे कि अरे भैया इसके उसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 ज्यादा होगी, तभी मैंने ऊपर का 3 चार्ज लगा दिया। तो ये जो तुम निगेटिव चार्ज देख रहे हो ना, ये Cl निगेटिव, O2 निगेटिव, है ना, N3 निगेटिव, ये सारे है ना, तो ये चार्ज है, ये कौन से चार्ज है? तुम्हारे निगेटिव चार्ज है। तो कभी भी कोई भी नॉन मेटल को अगर मेरे को निगेटिव चार्ज से डोनेट करना होता है तो मैं उसको एन आयन से भी बोल देता हूँ। क्या क्या बोल सकता हूँ कि नॉन मेटल फॉर्म्ड एन आयन, क्या बोल दूंगा वैसे? नॉन मेटल फॉर्म्ड एन आयन हो गया ये चीज। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तुम इसको अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, क्लास 10th में भी पढ़ोगे, सब रट जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना बता दो, इतना भी अगर समझ में आ गया ना तो तुम लोग समझ लो कि क्लास 10 तक का लगभग लगभग तो तुम लोग समझ ही चुके हो ये। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ गया। आ गया ना? हाँ ये भैया। अभी देखो दिखाते हैं, ठीक है, इसको देखो। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एटॉमिक मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। देखो सोडियम जब तुम देखते हो तो एकदम सॉलिड फॉर्म में दिखता है, लेकिन तुम कभी भी देखोगे है ना, जब भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो सोडियम तुमको कैसा दिखा होगा? एकदम सॉलिड फॉर्म में दिखा होगा। लेकिन जब तुम उसको मतलब उसको जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, तो तुम्हें मालूम है कि भैया सोडियम भी एक मैटर है, और हर एक मैटर आपका एटम से मिलकर बना हुआ है। तो मैं ये जो देख रहा हूँ ये भैया क्या सोडियम का एटम है? तुम्हें बोलो हाँ ये सोडियम का एटम है, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो तुम सेंटर में देखते हो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है, वो होता है तुम्हारा प्रोटॉन। और जब भी हम लोग कलेक्टिव लेवल का नाम लेते हैं तब हम लोग इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि वो चीजें जो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। और हमें मालूम है कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। ये चीज हो गया। तभी देखो तुम्हारी पहली लाइन जो लिखी हुई यही लिखी है कि एक जो एटम होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। भैया आपने ये तो हमें बता दिया कि ठीक है भैया, आपके मतलब क्या कहते हैं, ये जो आपका सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम में उसमें आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन उनके पाए जाते हैं शेल में पाए जाते हैं। तो ये जो तुम रिंग देख रहे हो ना, K L M, इस तरीके से ऊपर जाओगे NO P, इस तरीके से तुमको मिलता जाएगा। तो ये जो तुमको शेल में ये जो तुमको राउंड 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 ये जो घूमते हुए जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इनको? इनको इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से तुम्हारे पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारे सेंट्रल के न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। ये चीज हो गया। और जब भी तुम इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो उसमें एक निगेटिव का चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है? एक निगेटिव का चार्ज होता है। और जो तुम्हारा एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तभी तुमने देखा होगा कि हम लोग ई निगेटिव लिखते हैं, प्रोटॉन के ऊपर ई पॉजिटिव लिखते हैं, और न्यूट्रॉन में कुछ भी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, ये कोई भी चार्ज का नहीं होता। ये चीज हो गया। तो इस चीज को याद रखना। तभी हम लोग न्यूट्रॉन को बोला जाता है कि हाँ भैया न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, वो आपका एकदम न्यूट्रल होता है। ये चीज है। और जब भी मान लो कि अभी अगर मान लो कि ये जो तुम्हारे बगल में जो तुम डायग्राम देख रहे हो इसको तुम ये समझो कि भैया ये एकदम न्यूट्रल एटम है। कैसा न्यूट्रल एटम है? कि भैया अभी इसने मतलब क्या कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं की है। तो अगर मान लो कि इसने कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं की होगी ना, तो तुम इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो एकदम बराबर देखोगे। तभी तुमने देखा होगा कि Na के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब कि अगर तुम देखोगे
इसके न्यूक्लियस में जाओगे तो न्यूक्लियस में भी तुमको प्रोटॉन कितने मिलेंगे? तुमको 11 मिलेंगे। और तुमको इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में घूम रहे हैं वो भी तुमको कितने मिलेंगे? 11 मिलेंगे। और अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ये एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड होता है किसी भी एटम का, तो तुम बोल देना कि भैया उसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं ये मेरे को बताता है। तो अगर मान लो कि कभी भी कोई तुमसे बोले कि अच्छा मेरे को बताओ कोई एक न्यूट्रल एटम है, उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारे 16 पाए जा रहे हैं, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन भी कितने पाए जाएंगे? तो तुम तुरंत बोलोगे भाई जितने भी नॉर्मल एटम होते हैं, प्रोटॉन तुम्हारा एटॉमिक नंबर को बताता है। और इस लड़के ने मेरे को बता ही दिया कि यार एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 16 हो रखा है, और मुझसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि भाई उसमें भी 16 ही होंगे। ये चीज है। अच्छा है ना? तुमको तुमको इस तरीके से समझना है कि कभी भी अगर कोई भी एटॉमिक नंबर बोल दे तो तुम तुरंत समझ जाना कि यार वो प्रोटॉन की संख्या बता रहा है। और प्रोटॉन और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं जब तक तुम्हारा मेटल कैसा मतलब कि जब तक तुम्हारा एलिमेंट कैसा होता है, एकदम न्यूट्रल होता है ना, कोई भी उसमें चार्ज नहीं होगा। ये हो गया। लेकिन जैसे ही आप मतलब क्या कहते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हो देते हो, आपने उसे रिमूव करते हो, तो आप देखते हो कि आपकी उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपके कम और ज्यादा होती रहती है। ये चीजें होती रहती हैं। तो याद रख लेना, आपके प्रोटॉन हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, वो कभी भी आपके मतलब जाएंगे नहीं। लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, अगर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टेबल एटम नहीं है। तो स्टेबल एटम वही होगा जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाए या तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाए। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा के शेल में गिना जाएगा, मतलब इस शेल में। अगर मान लो कि कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन केवल के ही शेल बन रही है, तो उसके में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्टेबल होगा। अदरवाइज बाकी जितनी भी शेल हैं, फिर वो चाहे एल हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, चाहे ओ हो, चाहे पी हो, उन सभी में मतलब कितने होने चाहिए? 8 के 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जब भी तुम मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर दोगे, ज्यादा ऊपर नीचे करोगे, कम ज्यादा होगा, तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसमें एक आयन चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो उसमें भी भैया एक आयन का चार्ज आ जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसमें निगेटिव का चार्ज ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो उसमें मेरा पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा आ जाएगा। यही चीज होता है। तो अगर जैसे तुम ये नीचे वाला देखोगे ना, ये नीचे वाला डायग्राम, तो देखो अभी सिंपल, अगर देखो सोडियम है, अभी देखना एकदम सिंपल सोडियम है। लेकिन तुम देखो जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, जैसे अगर तुम देखो कि जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, वैसे उसमें एक प्लस का साइन आ गया। तो प्लस का जो साइन आया ना बेटा, वो इसी चीज को बता रहा है कि देखो मेरे पास अब जो तुम्हारा नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया। क्यों एक ज्यादा हो गया? क्योंकि भैया यहाँ जो आपका ये जो था ना, ये आपका मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन था, वो आपका क्लोरीन की तरफ चला गया। ये हो गया ना। तो याद रख लो, एक जो एटम होता है, अगर मान लो कि उसमें लेस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं नॉर्मल एटम से, तो उसमें एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है ना। और वो इसी वजह से आ जाता है, क्यों? क्योंकि भैया जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है प्रोटॉन से कम हो जाती है, और प्रोटॉन की एक संख्या ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से हमने हमने उसके ऊपर चार्ज लगा देते ही है। तो ये प्लस का एक ही चार्ज इसी वजह से है, क्यों? क्योंकि भैया एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और ठीक वैसे जैसे मान लो कि अगर कोई एक नॉर्मल एटम था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा आ गया तो उसका मतलब क्या है कि भैया अब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो कितना ज्यादा हो गया? जितना इलेक्ट्रॉन आ गया। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन आया, तभी तुम देखो सीएल के ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ रहा है, वरना अगर दो आते इलेक्ट्रॉन तो दो आ जाता है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, किसी के ऊपर भी समझ लेना, ऐसे रटने के हिसाब से ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एल 3 पॉजिटिव, तो तुम तुरंत समझ जाना कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ कि O2 निगेटिव, तो तुम तुरंत समझ जाना कि यार उसने तीन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, ले लिया है। लेकिन ये 3 पॉजिटिव और 2 निगेटिव का एक्चुअली में सेंस कैसा होता है कि भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल गई, जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि हाँ इसके पास 3 प्रोटॉन संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। लेकिन ये रटने का तरीका एकदम समझ सकते हो कि हाँ भैया, कभी भी अगर मान लो किसी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को पक्का ट्रांसफर किया होगा। अगर भैया किसी के ऊपर अगर 2 का आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने 2 को ट्रांसफर किया होगा। अगर 3 का आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने 3 को ट्रांसफर किया होगा। और अगर मान लो कि किसी के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो भैया उसने रिसीव किया होगा, मतलब कि गेन किया होगा। ये चीज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अगर भैया 2 का माइनस का साइन लगा देंगे, इसका मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अगर भैया माइनस का 3 लगा देंगे तो उसमें माइनस का 3 लिया होगा, है ना। ये और ये 3 लिया ही क्यों होगा? 3 ही क्यों लिया? 2 क्यों लिया? 1 क्यों लिया? वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी अरेंजमेंट कैसी हो रखी है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे हो रखी है। क्या तुम्हारे वैलेंस शेल में, क्या तुम्हारे लास्ट
शेल में क्या 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? अगर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो माइनस का 3 निगेटिव हो जाएगा। क्या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो तुम्हारे उस पर -2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो तुम्हारे उस पर -1 का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा यहाँ हो गया। प्लस का साइन कैसा है? अच्छा भैया, ये कैसे पता चलेगा? वैलेंस सेल से पता चलेगा कि वैलेंस सेल में कितना है। अच्छा भैया, वैलेंस सेल में 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 8 कर नहीं पाएगा, इसके पास इतनी क्षमता नहीं, तो वैलेंस सेल को उसको रिमूव ही करा दे रहा है। तभी तुमने देखो, पहले देखो के था, नहीं पहले के एल, और ये पूरी एम शेल थी, ऊपर तक देखना है ना, ये के एल एम ये थी। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब तो एम शेल खत्म, तो अब कौन सी बची? एल बची। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, ये लीव कर रहे हैं, मतलब कि अपनी पूरी पूरी शेल को ही लूज कर दे रहे हैं। तो जैसे ही तुम शेल को लूज करोगे, वैसे ही तुम्हारे उसमें देखो आयन का चार्ज आ जा रहा है ना। और ये ज्यादातर कौन करते हैं? तुम्हारे मेटल कर देते हैं। याद रख लेना, हमेशा जो मेटल होते हैं, मेटल को बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना। अभी तुम देख रहे थे ना, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज, एल के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज, है ना। तो ये चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया ये अपनी शेल को लूज कर रहा है, और शेल को लूज करके ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो जैसे ही इनके ऊपर पॉजिटिव का आयन का चार्ज आ जाता है, इसी वजह से मेटल को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस बोल देते हैं। ये हो गया, एलिमेंट भी बोला जा सकता है, आयंस भी बोला जा सकता है ये। और जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं, जैसे क्लोरीन 1 निगेटिव का चार्ज, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, नाइट्रोजन को तुम्हारे 3 चाहिए। तो ये जो तुम्हारे स्टेबिलिटी पा रहे हैं, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को लेके पा रहे हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला जाएगा इनको? इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स बोल दिया जाएगा। ये चीज है। आ जाओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया। आ गया ना ये? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। दिव्यांशु बता भाई। What what subatomic particles are found in an atom according to the text? हम्म। Protons, photons and neutrons, electrons, protons, neutrons, protons, molecules. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। और ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, इन्हीं को सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। डाल्टन ने क्या बोला था कि भैया सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना किसी भी मैटर की, वो तुम्हारे एटम ही होती है, उससे ज्यादा तुम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। ये चीज था, लेकिन बाद में हमने अभी पता है एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया कि नहीं यार, एटम को हम लोग तुम्हारे सेंटर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी पता कर सकते हैं। इसके अराउंड में जितनी शेल होती है, उनमें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमना करते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तो भैया फिर एक तरीके से हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब कि एटम के अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। ये चीज हो गया। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तुम्हारे एटम के पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Why is every normal atom like इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। electrically neutral? हम्म। ब्लर है वो थोड़ा सा। ऑप्शन सी। क्योंकि भैया उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ओ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है ना। क्योंकि भैया प्रोटॉन को प्लस से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से लिखते हैं। और जब भी कोई भी एक न्यूट्रल एटम होता है, वो उसमें कोई भी चार्ज इस वजह से नहीं आता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। अगर प्रोटॉन भी 10 है तो न्यूट्रॉन भी 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है। तो जिसकी वजह से उनमें अगर मैं चार्ज देखता हूँ तो 0 आता है, तो वो तो भैया एकदम न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर भैया कोई भी एक ऊपर नीचे हुआ, तो प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। और प्लस माइनस जैसे ही आएगा, उसके ऊपर एक आयोनिक चार्ज आ जाएगा। और अगर मान लो कि प्लस का आ रहा है, तो मैं उसको बोल दूंगा कैट आयन बोल दूंगा। और अगर माइनस का आ रहा है, तो मैं उसको एन आयन बोल दूंगा। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What happens to an atom if one or more electrons are either removed from or added to it? भैया ऑप्शन डी। वेरी गुड, है It ना। वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, electric charge and becomes an ion. आयन हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा पहला ऑप्शन मॉलिक्यूल लिख रखा है ना, मॉलिक्यूल में कभी भी जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो तुम्हारे ना तो गेन किए जाते हैं, ना ही वो तुम्हारे लूज किए जाते हैं। वो हमेशा क्या होंगे? तुम्हारे शेयर होंगे।
और शेयर जब भी होंगे तब वो तुम्हारा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो याद रख लेना जितने भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो तुम्हारा H2O, I2O, Br2O, HClO, H2O, उन सब में जितने भी तुम लोग आपस में जो स्टेबिलिटी देख रहे हो ना, कि एक एटम दूसरे एटम के साथ आ रखा है, या एक ही एटम अपने जैसे दूसरे एटम के साथ आ रखा है, तो तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड के साथ आ रहे हैं, है ना। लेकिन जो तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं, या तो गेन करके करेंगे या तो लूज करके करेंगे। अगर मान लो कि लूज कर रहे हैं तो वो तुम्हारा निगेटिव, मतलब कि वो लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, अगर गेन कर रहे हैं तो अपने ऊपर वो निगेटिव चार्ज बना रहे हैं। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What is electric charge associated with a neutron? हम्म, बताओ No मुझे। electric charge. हाँ, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता भैया। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव का चार्ज होता है, इसी वजह से निगेटिव का चार्ज। प्रोटॉन में पॉजिटिव का चार्ज होता है, इसी वजह से पॉजिटिव का चार्ज। और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, इसी वजह से हम कुछ भी नहीं लिखते, ना तो जीरो लिखते ना कुछ भी लिखते, जो कि हमको यही बताता है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What happens to an atom if it loses one or more electrons, has less electrons than normal? हम्म, It becomes negatively charged, becomes electrically neutral. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वेरी गुड, है ना तुम। हाँ, ये एकदम सही बोला कि भैया कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, भले चाहे वो एक कर रहा हो, चाहे दो कर रहा हो, चाहे तीन कर रहा हो, हाँ बस इतना ही कर पाएगा, या तो एक करेगा या तो दो करेगा या तो तीन करेगा, चार नहीं करेगा। याद रख लेना, इस चीज को हमेशा याद रखना कि जितने भी मेटल होते हैं, या तो वो तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, खत्म कर देना, इसका मतलब है कि भैया संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन की। और जैसे ही प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि ऊपर तुम्हारे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर टू पॉजिटिव का चार्ज, एल के ऊपर थ्री पॉजिटिव का चार्ज, जो कि यही बता रहा है कि भैया इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने तीन इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ये हो गया। आ जाओ, रटा दूंगा मैं, इसको पढ़ो। An atom gets negative charge because ऑप्शन भी पढ़ो, आवाज नहीं आ रही। the number of positive proton become less than number of negative electron. यही है ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन है ना, याद रख लेना। कभी भी कोई भी एटम के ऊपर अगर निगेटिव का चार्ज है, इसका मतलब है कि यार भैया ऐसे तो ये हमेशा बराबर ही होते हैं। निगेटिव का चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। अगर एक किया है तो एक निगेटिव का चार्ज, अगर दो किया है तो दो निगेटिव का चार्ज, अगर तीन किया है तो तुम्हारा तीन निगेटिव का चार्ज, जो कि यही बताता है कि तुमने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं। ऐसा हो गया। लेकिन एक्चुअली में ये क्या, ये नहीं होता है। एक्चुअली में हमको क्या बताता है कि भाई तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितना अंतर है ये। लेकिन ये तो रटने का तरीका है, रट लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका बताओ आंसर बेटा। Which subatomic particles are transferred from one atom to another in the formation of ions? हम्म, भैया ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, कोई भी केमिकल रिएक्टिविटी होगी, मतलब कोई भी आयन बनेगा, या फिर जो भी चीजें होनी होंगी, जो भी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, फिर वो भले चाहे बॉन्डिंग तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग है, या फिर वो तुम्हारी एक आयोनिक बॉन्डिंग है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है। ना प्रोटॉन करेगा ना न्यूट्रॉन करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अगर तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो भी इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड बनना है तो भी इलेक्ट्रॉन। आयन तुम्हारे आयन से बनते हैं, तो इसका मतलब है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो तुम्हारे ट्रांसफर होते हैं, जो आयन बनाते हैं, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ही होंगे। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Why can proton not be transferred from one atom to another? हम्म, Because they are negatively charged, because they are neutral, because they are present deep inside the atom in its nucleus, because they are equal in number to electron. Option C.
ऑप्शन सी है ना, इसी वजह से ट्रांसफर नहीं होते प्रोटॉन, क्योंकि तुम्हारे न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस हर एक चीज को होल्ड करके रखता है। ये हो गया है ना। तो तुम लोग को एकदम बेसिक एकदम क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भाई, तुम लोग को कोई भी डाउट नहीं है ये। लेकिन फिर भी तुम लोग थोड़ा बहुत देखो है ना, कि जितने भी तुम्हारे आयंस होते हैं वो तुम्हारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, O2 निगेटिव, ये हो गया। अच्छा देखो, जब भी मैंने तुमको दिखाया होगा एक इस तरीके से लिखते हैं, O2 लिखते हैं, और देखो यहाँ लिखा है O2 निगेटिव लिखा है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये क्या है ये बताओ मुझे, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, बताओ ये क्या है। देख रहे हो आयन। दोनों। ये नहीं, इस चीज को याद रख लेना, ये क्या है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है। ये क्या है तुम्हारा, ये मॉलिक्यूल है, जो कि स्टेबल किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से हो रहा है। लेकिन ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा आयन। आयन को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और वो भी प्लस और माइनस के थ्रू लिखा जाता है। तो ये होता है तुम्हारा आयन। और ये जो आयोनिक, ये जो तुम आयन देख रहे हो, ये भी स्टेबल हो रखा है। लेकिन ये स्टेबल कैसे हो रखा है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये आपस में स्टेबल मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर हुआ है ना। और ये कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हुआ है। तो याद रख लेना, हो सकता है कि एक एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लूज करके भी अपने आप को स्टेबल करेगा। अगर स्टेबल करेगा तो उसमें वो आयोनिक चार्ज दिखाई देगा। और हो सकता है कि वो एलिमेंट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी करेगा। और अगर शेयर करेगा तो उसमें हमको एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये जो तुम O2 लिखते हो इस तरीके से, ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल होता है। और जो तुम मतलब क्या कहते हैं O2 निगेटिव लिखते हो, ये एक तुम्हारा आयन होता है। और ये दोनों के दोनों ही स्टेबल होते हैं। बस बशर्ते बात ये होती है कि भैया ये जो O2 निगेटिव होता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को ले देकर होता है। और ये जो O2 होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को शेयर करके होता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जब भी कोई भी आयन बन रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन या तो लॉस हुए या तो गेन हुए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उसमें बराबर नहीं है। तो अगर तुम जैसे मैग्नीशियम को उसको देख पा रहे होगे ना, अगर जैसे तुम उसको ध्यान से देखोगे है ना, तो मैग्नीशियम को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो अभी देखो मैंने तुमको इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा एक जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है ना, उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, कैसे बनता है। देखो Na के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लिख रखा है, मैग्नीशियम के ऊपर Mg2 पॉजिटिव का चार्ज लिख रखा है। तो इनको हम लोग कैटायन बोल देते हैं कि हाँ ये कैटायन है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ये कैसे हुआ, पॉजिटिव का चार्ज कैसे हुआ, क्योंकि भैया इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर ऊपर वाले को देख लो मैग्नीशियम को, तो भैया ये के शेल हो गई, ये एल शेल हो गई, ये एम शेल हो गई। और मैं देख रहा हूँ कि एम शेल में भैया केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसको होना चाहिए था कितने भैया, 8 होने चाहिए। भैया तो ये स्टेबल नहीं है, तो लाओ काम करते भैया 7 ले लेते। 7 नहीं ले पाएंगे भैया, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक शेल को लूज ही करते। तो ये एम शेल क्या हो जाएगी, ये लूज हो जाएगी। जैसे ही एल शेल लूज हो जाएगी, फिर एल में एट हो जाएंगे। तो जैसे एल में एट हो जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि भैया आपके तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तो तुरंत तुमने ऐसे लिख दिया कि हाँ देखो भैया प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई जितने आपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो अगर मान लो कि यहाँ 2 लिखा होता, तो यहाँ हम 2 पॉजिटिव लिख देते। यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ हम 3 पॉजिटिव लिख देते। तो ये 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, है ना। तो याद रखो, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। लास्ट में देखो, इसके वैलेंस शेल जो एम शेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन नाच रहा है। अगर जैसे तुम ध्यान से देखोगे है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन नाच रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको 8 होने चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जैसे ही ये भैया एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वैसे इसके ऊपर मतलब कि एक तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसी वजह से इसको हम इस आयन को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि यार ये एक कैट आयन है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है। ये हो गया है ना। तो देखो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे अभी मैंने तुमको रटाने के लिए क्या बता दिया था कि हाँ देखो सारे के सारे तुम्हारे मेटल होते हैं जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ तुम्हारे नॉन मेटल भी होते हैं जो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन वो भी पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। ठीक इसी तरीके से एक तुम्हारा अमोनिया होता है, अमोनियम NH3 होता है, वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कैटायन बना लेते हैं। ये केवल एक एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना। नॉन मेटल में तुम्हारा एक हाइड्रोजन और एक अमोनियम है जो कि अपने ऊपर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को देकर बना लेते हैं। अदरवाइज जितने भी सारे के सारे नॉन मेटल हैं, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना कि देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका होता है, तुम्हारा सारे के सारे मेटल का काम होता है ना। तो याद रख लेना इस चीज को। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। हाँ भैया।
आ गया ना। तो देखो इसी चीज को मैंने यहाँ भी बताया कि देखो भैया एक सोडियम एटम था, नॉर्मल एटम, जैसे अभी देखना ये वाली इमेज, ये भैया है ना, सोडियम एटम था। उस समय भैया प्रोटॉन की भी संख्या 11 थी, तो पॉजिटिव का चार्ज था उसमें। इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 थी, तो निगेटिव का चार्ज था उसमें। तो पॉजिटिव निगेटिव जब दोनों बराबर है तो भैया ओवरऑल जो चार्ज था वो जीरो था। ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन भैया इसके लास्ट में भैया एक इलेक्ट्रॉन था, तो भैया ये स्टेबल नहीं था भैया, इसको लूज कराओ वरना फिर ये बहुत तड़पेगा। तो क्या किया, इसको लूज करा दिया। जैसे लूज करा दिया भैया, प्रोटॉन तो कभी बदलते नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, उतना जाने का चार्ज नहीं है। तो चलो मतलब पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन में संख्या 11 से 10 हो गई, एक वो हो गया। तो मैंने बोला कि अच्छा ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया भैया, क्योंकि भैया प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा हो गई। तो इसी वजह से हमने इसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज लगा दिया, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाला सोडियम एटम है, ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि भैया इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि होने चाहिए थे कितने, 8 होने चाहिए थे। और ये कितना है, ये एक सोडियम आयन है, इसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। वो भी लेकिन किस शेल में, तुम्हारे एल शेल में, एम शेल में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल किया है। ये चीज हो गया। तो ये इस तरीके से तुम्हारा एक नॉर्मल एटम, है ना, कोई भी सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, वो अपने आप को आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता है। ये चीज होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। तो इसी चीज को डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है। ठीक ऐसे ही तुम्हारे जैसे मान लो कि कोई भी एटम है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर एक कैटायन, एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें हमने सोडियम वाला एग्जांपल पढ़ दिया। ठीक इसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि मैं मैग्नीशियम की बात कर देता हूँ, तो मैग्नीशियम को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन है। तो उसको दो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 8 बना नहीं सकता। तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका मतलब क्या किया भैया, उसमें प्रोटॉन की संख्या दो ज्यादा हो गई, तो Mg2 पॉजिटिव लिख दिया। ठीक इसी तरीके से बेटा एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम के लास्ट में देख रहे हो तुम, 3 इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को 8 करना है, लेकिन 8 ऐसे नहीं हो पाएंगे, 5 ले ही नहीं पाएगा। तो क्या करेगा कि 3 के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जैसे लूज करेगा उसके ऊपर प्रोटॉन की 3 संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिसके ऊपर 3 का उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि यही बताना चाह रहा है ना। ये हो गया, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। इवन अगर देखा जाए ना, तो एल्युमिनियम भी काफी बार अपने आप को आनाकानी दिखाने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी कंसिडरेशन चाहिए होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो जितने कम से कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तभी तुमने देखा होगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो एज कम्पेयर टू सोडियम लेस रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी से लूज कर लेगा। अगर जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो उसका मतलब है कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी फास्ट हो गई, आराम से ये हो गया। मैग्नीशियम में भैया दो इलेक्ट्रॉन है, फास्ट हो रहे, मतलब कि थोड़ा देर में जा रहे इलेक्ट्रॉन, देर में जा रहे तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो हो गई, एल्युमिनियम की और हो गई। तो जब तुमको ये केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो तुमको पढ़ाएंगे ना, कि सबसे टॉप में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये होता है, सबसे टॉप में तुम्हारा जब रिएक्टिविटी सीरीज जब तुम लोग को क्लास 10 में पढ़ाई जाएगी, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, तुम्हारा ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीज, फिर तुम्हारा एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर तुम्हारा आयरन, फिर तुम्हारा लेड, फिर तुम्हारा, फिर उसके बाद मतलब फिर उसके बाद मान लो कि तुम्हारा ये हो गया लेड, फिर तुम्हारा टिन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मान लो कि तुम्हारा वो हो गया, ठीक है, टिन हो गया, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, फिर तुम्हारा कॉपर हो गया, फिर तुम्हारा उसके बाद क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा कॉपर के बाद फिर तुम्हारा मर्क्यूरी हो गया, फिर तुम्हारा उसके बाद आ जाएगा सिल्वर आ जाएगा, फिर तुम्हारा गोल्ड आ जाएगा। तो ये जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज है, वो सारी की सारी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि तुम्हारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लूज कर सकते हो, है ना। कितनी जल्दी तुम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हो, उस चीज पे डिपेंड होती है। तो जब तक तुम क्लास 10 में होगे, महारत हासिल कर चुके होगे। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो, दिव्यांशु। दिव्यांशु। सॉरी भैया, माइक नहीं ओपन हुआ था। कोई बात नहीं ब्रो, बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आयन? भैया ऑप्शन सी, a positively or negatively charged atom or a group हम्म, of atoms. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, अभिषेक भाई। Which of the following is the process by which an ion is formed? Option C. ऑप्शन सी है ना, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What type of ion is a cation? भैया ऑप्शन सी। पॉजिटिव है ना, ये हो गया। लोग बोलते हैं ना
कि बिल्ली का रास्ता मत काटो, है ना, अशुभ होता है, नहीं भाई शुभ होता है ना। तो कैट आयन को तुम पॉजिटिव ले सकते हो लेकिन भाई इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंफ्यूज मत कर देना। इलेक्ट्रिसिटी में जब तुमने देखा होगा कि बैटरी देखा होगा, बैटरी के ऊपर तुमने कभी भी दो देखे नोट्स इस तरीके से लगे हुए, देखे कि नहीं देखे? तो इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? इसको एनोड बोल देते हैं ये। और जो तुम्हारा कैथोड होता है ना, वहां से तुम्हारे निगेटिव चार्ज निकलते हैं, निगेटिव चार्ज निकलते हैं। तो यहाँ तुम बिल्ली वाली जो प्रथा है उसको सही मानना इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन तुम मतलब क्या कहते हैं एटम की केस में उल्टा मानना है। ये हो गया। तो भाई कैट मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रिसिटी में कैट मतलब निगेटिव, ये हो गया। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। A cation is formed when an atom gain one or more electron, lose one or more. Option B, loses ऑप्शन बी, one वेरी or गुड भाई, मेरे more. को बहुत अच्छा लगा, तुम लोग को आंसर आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा। इसको बताओ। And a cation contains less electrons than a normal atom because it is formed by the removal of electrons from an atom. वेरी गुड, एकदम बिल्कुल सही बताया, है ना ये। आ जाओ, अब इसका आंसर दो। In a cation, the number of electrons is always equal to number of proton greater than number of proton less than number of proton equal to no. Option C, less. लेस। नहीं। अ, हाँ ठीक ठीक, हाँ सही, सही बोला। ठीक है, ये इसका आंसर बताओ। दिव्यांशु। The ions of all metal elements are typically classified as cations. कैट आयंस, वेरी गुड, है ना। ये इसका आंसर बताओ। Besides metal element, which two non-metal derived ion and are mentioned as example of cation? Option C. ऑप्शन सी, हाँ, C. केवल तुम्हारे जैसे हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन को नॉन मेटल बोला जाता है, क्योंकि मेटल कैसे होते हैं तुम्हारे, सॉलिड उसमें होते हैं, है ना। लिक्विड और गैस में तो होते नहीं। हाइड्रोजन कैसा होता है तुम्हारा, गैस में होता है। अमोनिया भी कैसा होता है तुम्हारा, है ना, नॉन मेटल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से बना है, हाइड्रोजन से बना है। और जब नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो तुम्हारा अमोनिया भी कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। तो भैया अगर नॉन मेटल होता तो इनको मतलब वो होना चाहिए था, है ना, मतलब क्या कहते हैं कि इनको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये तुम्हारे ऐसे दो एग्जांपल हो गए जो कैटायन बनाते हैं, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। केवल इन्हीं दो की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ लोग को पसंद नहीं आती है ये, इसका आंसर बताओ। A cation has a positive charge because it contains more protons than electrons. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The neutral sodium atom Na becomes a sodium आइकन नहीं, आयन। ion Na positive by the process of losing one electron. गुड, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। When a neutral sodium atom Na becomes a sodium ion Na plus, the number of protons and एन ए electrons प्लस नहीं, एन ए पॉजिटिव बोलेगा, क्या बोलेगा? Na एन ए positive पॉजिटिव, हाँ। and electrons in the ion are respectively option C भैया 11 ऑप्शन protons सी, and 10 गुड, electrons. गुड। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था ये आएगा, ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन एकदम सही है। और ये 11 प्रोटॉन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि उसमें 11 प्रोटॉन थे। वैसे हम अगर भैया आप हमको ये बता देते ना कि भैया सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो भी मैं बता देता कि भैया उसमें आयोनिक चार्ज कितना आएगा। कभी भी अगर तुमसे कोई बोल दे ना कि मेरे को बताओ उसमें आयन का चार्ज कितना आएगा, और तुमको बता नहीं रहा हो कि उसमें कितना आयन का चार्ज है, तो तुम मुझसे बोल देना कि अच्छा मुझे बताओ कि वो कितना है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है। और जैसे तुमसे बोले कि यार उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो तुम कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तुरंत। के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। अच्छा, के में मैक्सिमम दो आ सकते हैं,
एल में 8 आ सकते हैं, 8 2 10 बचा एक, एम में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मतलब कि वो कोई भी एलिमेंट हो जिस उसने एलिमेंट को लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर एक का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो तुम इस तरीके से तुम बता सकते हो, बस केवल एटॉमिक नंबर मालूम हो, केवल एक एटॉमिक नंबर हो, क्योंकि भैया एटॉमिक नंबर ही तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर प्रोटॉन से अगर एक संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की एक संख्या कम हो गई, क्योंकि ये 2 8 1 क्या है, ये भैया सब इलेक्ट्रॉन है, अगर एक कम हो गई तो उसके ऊपर एक का पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हो गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, तुम्हारा 9th 10th 11th 12th बहुत प्यारा जाएगा। ये है, आ जाओ इसका आंसर बताओ। What is the general tendency of all metals atom can cause them to form cation? हम्म B. बी बिल्कुल सही कहा। Easily lose हाँ electrons. हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब ये आ जाओ इसका आंसर बताओ। If an atom loses one electron, what is the charge of the cation positive ion formed? भैया ऑप्शन सी, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड है वन ना, ये हो पॉजिटिव। गया, बिल्कुल सही कहा। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The magnesium ion is represented as Mg2 because a magnesium atom loses two electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना ये, ठीक। वैसे यहाँ 2 प्रोटॉन भी लिख सकता है कभी भी ना, इस तरह से 2 प्रोटॉन लिख कर आ जाएगा, तो तुम कंफ्यूज मत होना कभी भी। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is the charge on the aluminum ion Al3 positive, and how many electrons did the aluminum atom lose to form it? भैया ऑप्शन बी, 3 यूनिट्स गुड पॉजिटिव चार्ज, लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Why is it usually not possible to remove more than three electrons from an atom? Option B. बहुत ज्यादा एनर्जी है, याद रख लो। तभी तुमने देखा होगा जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 पाया जा रहा है, वो आराम से मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर पा रहे हैं, है ना, इतनी क्षमता है। लेकिन जैसे ही आप 4 में जाओगे, नहीं नहीं भाई, अब आपके पास इतनी ताकत है ही नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या हो रही है, आपकी पूरी पूरी शेल लूज हो जा रही है। अब आपको शेल नहीं लूज करना है, अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और जैसे आप गेन करोगे, आपके ऊपर किस चीज का चार्ज आएगा, आपके उसमें एनायन का चार्ज आएगा। तभी तुमने देखा होगा कि जितने भी आपके निगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको हम लोग एनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल में Cl निगेटिव, ऑक्सीजन में ऑक्साइड आयन बोला है, ऑक्साइड आयन मतलब O2 निगेटिव, तो ये सारे के सारे एनायन है। क्यों? क्योंकि भैया इनके ऊपर निगेटिव चार्ज एटम आ रहा है ना, इनके ऊपर जो मतलब संख्या है, इनके अगर नॉर्मल एटम से अगर इनकी संख्या गिनी जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो थोड़ी सी ज्यादा हो रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट किया होगा, तभी उसने एक क्लोराइड आयन बनाया है। ये चीज हो गया। तो अभी अगर जैसे तुम इसमें देखोगे ना, यही चीज है, देखो नॉर्मल एटम में नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन मेरे को मालूम है कि भैया अगर मान लो कि जैसे ये लिखा है ना, ये KLM है ना, ये KLM, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल डायग्राम है, ये तुम्हारा एक एटम का डायग्राम है। लेकिन अगर कभी भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करके दिखा दूंगा कि हाँ देखो भैया, इसके K में इतने हैं, L में इतने, M में इतने, K में भैया 2 हैं, देखो गिनती गिनो, 2, 1 और 2, इधर देखना 2। फिर इसी तरीके से अगर L में गिनोगे तो तुमको दिखेंगे 8 दिखेंगे, 2 2 4 2 6, और इस तरह से देखना 2 8, ये हो गए, तो एल में 8 हो गए। और अगर तुम एम में गिनोगे तो एम में तुमको 7 दिखाई देंगे, है ना, देखना 2 होंगे, 2 4 2 6, और ये देखो 1 था, 7 हो गए। तो भैया ये स्टेबल नहीं है, इसको 8 होना पड़ेगा। तो 8 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक काम करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तभी देखो यहाँ एक प्लस का साइन लगाया है, याद रख लेना। यहाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो टर्म यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक निगेटिव का चार्ज बता दी कि हाँ देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव में आता है, ये हो गया। तो प्लस का मतलब है कि हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो हमने इसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज ऐसा करके बना दिया कि हाँ देखो अब ये बड़े आराम से स्टेबल हो गया। क्या हो गया
के एल एम, अब इसमें 2 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए भैया, अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अपने आप को स्टेबल कर लिया, आराम से हो गया। लेकिन मुझे बताऊं, क्या सच में क्या इसका ऐसा होता है? नहीं होता ना, ये तो होता नहीं। तो अगर मैं तुमको रियलिटी में अगर तुमको मैं एक बात बताऊं, तो ये पता है किसके जैसे बिहेव कर रहा है? ये तुम्हारे ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है। इस समय जो क्लोराइड आयन है वो ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो होता है 18। तो अगर तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो वो आता है तुम्हारा 288। तो तभी तुमने देखा होगा कि जितने तुम्हारे मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो तुम्हारे हमेशा 18th ग्रुप है ना, जो तुम्हारे हीलियम हो गया, जो तुम्हारा नियॉन हो गया, जो तुम्हारे ऑर्गन हो गए, क्रिप्टॉन हो गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ क्लोराइड आयन ने तुम्हारे ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाके अपने आप को ऑर्गन जैसा स्टेबल करने की कोशिश की है, ये चीज हो गया है ना। तो याद रख लेना, तो यहाँ एनायन कभी भी कैसे बनेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड होकर ही बनेगा, ये चीज है। और हमेशा किसमें? नॉर्मल एटम में। तो देखो इसी चीज को मैं इसको यहाँ भी ऐसे करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्लोरीन एटम था, सिंपल एटम। तब तक उसमें प्रोटॉन की संख्या 17 थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 थी। प्रोटॉन को प्लस चार्ज से लिखा जाता है, निगेटिव चार्ज से लिखा जाता है, तो ओवरऑल चल 0 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया अब ये क्लोराइड आयन बन गया, क्यों? क्योंकि इसको अपने आप को स्टेबल करना था। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ज्यादा लिया तो इलेक्ट्रॉन की भैया संख्या 18 हो गई, प्रोटॉन की संख्या 17 ही थी। तो भैया एक चार्ज ज्यादा था, एक चार्ज किसका ज्यादा था? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा था, तभी हमने ऊपर एक निगेटिव का चार्ज लिख दिया, ये है ना। तो हमेशा अगर क्लोरीन एटम की बात करोगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर होंगे। लेकिन मालूम है कि भैया स्टेबल नहीं है, स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारे एक ज्यादा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 18, और क्लोरीन के कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन के कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम एक निगेटिव चार्ज ऊपर ऐसे करके लगा देते हो, ये। तो ये तो रटने का भी ऐसा तरीका बोल सकते हो कि हाँ भाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिए हैं, इसका मतलब है कि प्रोटॉन से इसकी एक संख्या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो रखी है, ये। तो ज्यादातर जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तभी वो जाके तुम्हारे क्या बनाएंगे? वो तुम्हारा एन आयन बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन एक एटम को एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज। ऑक्सीजन जो तुम्हारा होता है, जब भी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसी वजह से ऑक्सीजन अपने ऊपर दो इलेक्ट्रॉन बनाकर वो अपना एक ऑक्साइड आयन बना देता है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्साइड आयन में कंफ्यूज मत होना कभी भी। जैसे ये, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसके वैलेंस सेल इसकी कौन सी है? एल शेल है, के एल। एल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे घूम रहे हैं, ये तुम्हारे 6 के 6 घूम रहे हैं। इसको भैया 2 की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसका मतलब है कि प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, और जैसे ही ज्यादा हो गई मैंने O2 निगेटिव लगा दिया। लेकिन ऑक्सीजन के पास ऐसी भी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना मॉलिक्यूल भी बना सकता है, मतलब कि अपने जैसे एक और ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा गेन और लूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे। और जैसे शेयर कर लेंगे, हम उनको बोल देंगे कि हाँ वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये। और ठीक वैसे जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तुम देख रहे हो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऊपर 3 निगेटिव का चार्ज बना देगा, ये है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं 3 से ज्यादा संख्या लेकर जाऊं, कि भैया अगर किसी के ऊपर 4 की संख्या 8, मान लो कि किसी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो है ना, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी कंसिडरेशन आ जाता है, प्रॉब्लम होती है, ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What is the definition of an ion? A positively charged atom or a group of atoms recharge and भैया ऑप्शन सी। वेरी गुड, है ना, ये आ गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। An ion is formed by which process? Lose of one or more electron by an atom, gain one or more electron by an atom, lose one or more proton by an atom. ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना। प्रोटॉन ही भैया इधर लूज और गेन होते हैं। अगर गेन हो रहे तो इसका मतलब है निगेटिव का चार्ज, लूज हो रहा है तो एक पॉजिटिव का चार्ज। इसका आंसर बताओ। In an ion, the number of electrons is always भैया ऑप्शन सी, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत सही एकदम, है ना, ये आ गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। रहना। The ion of which class of element are typically as a classified as ion
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विद एक्सेप्शन, हाँ ठीक है ना। ये देखो इसने पहले ही बता दिया कि अगर मान लो कि नॉन मेटल में हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन को हटा दूं, तो फिर ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जो तुम्हारे आयन को मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्ट करके एनायन बनाते हैं, तो भैया वो नॉन मेटल ही हो गए। ये हो गया ना, आ जाओ। तो अच्छा तुम देख पा रहे हो कि मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, और तुम्हारा जो नॉन मेटल है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसी वजह से ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो तुम आपस में जो इनको बॉन्डिंग देख रहे हो, ये तुम्हारी एक आयोनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से Na और Cl एक साथ आ जाते हैं ये। और कभी भी हम लोग NaCl में ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव का चार्ज लिखते नहीं है ना, तो हम लोग पहले Cl और बाद में Na लिखते हैं, है ना। हमेशा पहले मेटल को लिखा जाता है, बाद में नॉन मेटल को लिखा जाता है। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What is the overall electric charge of a normal atom like a chlorine atom Cl? हम्म 1 unit positive charge, 1 unit negative charge, electron electrically neutral, zero charge. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गुड है ना यार, तुमने नॉर्मल एटम पढ़ लिया तो तुम तुरंत समझ जाना। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई बराबर है, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। An atom gains a negative charge become an anion, like chloride ion Ca minus, because of the number of protons become less than the number of electrons. Option A. ऑप्शन है, वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। When a neutral chlorine atom Cl forms a chloride ion Cl negative by gaining one electron, what are the resulting numbers of protons and electrons in the ion? भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वेरी गुड है ना, नहीं हाँ, न्यूट्रल एटम, हाँ ठीक। लेकिन सोचो, सोचो सोचो, ऑप्शन ए नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा न्यूट्रल एटम है क्लोरीन, ठीक है, वो तुम्हारा क्लोराइड आयन बन जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर आयन में कितने होंगे? आयन में पूछा है, न्यूट्रल एटम में नहीं पूछा, आयन में पूछा है। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, ये हो जाएगा 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The negative charge on an ion is due to having more electrons than proton. Option C. गुड है ना, ये हो गया। नहीं, मोर इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। तो वही तो बोला था। भाई मोर प्रोटॉन बोला था तूने। ऑप्शन सी बोला था। Most non-metal elements form what type of ion? हम्म भैया ऑप्शन बी एनायन नेगेटिव आयन। गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is an example of an atom gaining two electrons? Option C. ऑप्शन सी गुड है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड आयन बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन बोल देते हैं। ये चीज है। लेकिन अगर कभी भी O2 लिख कर आ रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। किसका मॉलिक्यूल बोलेंगे? उसको बोल देंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल देंगे। और ये किस तरह का मॉलिक्यूल है? ये तुम्हारा डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। According to the text, why is it usually not possible to add more than 3 electrons to an atom to form an ion? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, क्योंकि उसमें मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसके पास नहीं हो पाएगी इतनी ज्यादा ना, ये है।
आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। If an atom gain one electron, how many units of negative charge will the result anion have? हम्म, 1 unit of negative charge. वेरी गुड, है ना, C. ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। Which ion is formed when a nitrogen atom can gain 3 electrons? Option C, nitride ion, वेरी गुड, है ना, N 3 3 negative. नेगेटिव एंड 3 नेगेटिव, ये हो गया। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक। फिर इसके साथ साथ जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ब्रोमीन नेगेटिव, है ना, ये हो गया। तुम्हारा मान लो कि मैंने लिख दिया O2 नेगेटिव लिख दिया, Mg2 पॉजिटिव लिख दिया, ठीक, Al3 पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने इस साइड तुम्हारा ये N3 नेगेटिव लिख दिया। तो इनको पता है हम लोग क्या बोलते थे, इनको हम लोग बोलते थे सिंपल आयन बोल देते हैं। इनको क्या बोलते थे, इनको हम लोग सिंपल आयन भी बोल सकते हैं। और सिंपल आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनमें नंबर ऑफ एटम वो कौन कितने हैं? वो एक ही है। अगर अगर सोडियम में देख रहे हैं Na पॉजिटिव, तो सोडियम का एक ही एटम है। क्लोरीन में देख रहे हैं तो क्लोरीन का भी एक ही है। ब्रोमीन में भी एक ही है। वो तो चार्ज है ऊपर, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ये सारी चीजें। ऑक्सीजन में एटम एक ही है, वरना O2 इस तरह से लिखते हैं ना, ये ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज हो गया। Mg में भी Mg2 पॉजिटिव ही है, Al3 है। तो जब भी कभी भी सिंपल आयन अगर किसी को बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि भैया उसमें जो संख्या है, जो एटम की संख्या है, वो केवल एक ही हो रखी है। इसी वजह से सिंपल आयन को हम लोग मोनो अटोमिक आयन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनो अटोमिक आयन। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो इसका मतलब है कि अगर भैया मोनो अटोमिक आयन भी होता है तो एक से ज्यादा भी एटम हो सकते हैं, उनमें भी आयन हो सकता है। क्योंकि भैया मैंने NH3 में तो पढ़ रखा है। हाँ, वेरी गुड। तो जब भी कोई भी एक ऐसा आयन जिसमें नंबर ऑफ तुम्हारे जो एटम है वो दो हैं, जैसे इस केस में तुम्हारा नाइट्रोजन एक हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, तो उनको हम लोग बोल देते हैं पॉली एटॉमिक आयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? पॉलिक एटॉमिक आयन। और अगर मान लो कि पॉली एटॉमिक आयन नहीं बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा उनको कंपाउंड आयन भी बोल सकता हूँ। और कंपाउंड आयन पॉली एटॉमिक आयन के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि OH निगेटिव, ये हो गया तुम्हारा। NO3 निगेटिव, ये हो गया तुम्हारा। उसके साथ साथ सल्फेट आयन, जैसे मान लो कि SO4 निगेटिव, ये हो गया। फॉस्फेट आयन P4O निगेटिव हो गया, 2 निगेटिव हो गया, 3 निगेटिव हो गया, सॉरी ये हो गया, है ना। तो इनमें क्या देख रहा हो कि भैया नंबर ऑफ जो तुम्हारे एटम है वो एक से ज्यादा है। फिर वो भले चाहे जितने हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे पांच हो, चाहे छह, ये चाहे जितने हो। तो अगर मान लो कि एक से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं उनको कंपाउंड आयन भी बोल सकता हूँ। ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना। अब देखो, इसी तरीके के जो आयंस होते हैं ना वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल में यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो कि तुमने एक देखा होगा, एक ECG करके एक तुम्हारा वो चलता है जब भी तुम्हारे ब्रेन की इंसेफेलोग्राफी चेक की जाती है। उसमें हम लोग पता क्या करते हैं, तुम्हारे सोडियम के आयन, तुम्हारे पोटेशियम के जो आयंस होते हैं ना, उनको मतलब क्या कहते हैं, हम लोग ट्रेवल कराते हैं न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू, जिससे हम लोग ये चेक करते हैं कि तुम्हारे ब्रेन में कोई क्या फंक्शन सही काम तो नहीं कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये जो तुम जैसे तुमने देखा होगा कि जब भी किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम हो तो उससे बोला जाता है कि ECG करा लो, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मतलब क्या कहते हैं, इन आयंस के थ्रू ही हम लोग हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो याद रख लो, कोई भी एक ऐसा आयन जो कि सिंगल एटम से बना है तो उनको हम लोग सिंपल आयन बोलते हैं। एग्जांपल में सोडियम आयन, है ना, केवल एक सिंगल एटम सोडियम एटम से बन रखा है, ठीक है। ऐसे Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम एटम सिंगल एटम, एल्युमिनियम सिंगल एटम, ऑक्साइड आयन सिंगल एटम, क्लोराइड आयन सिंगल एटम, Cl, है ना, इस चीज से। तो हम लोग इसी वजह से इनको मोनोटॉमिक आयन बोल देते हैं। अब इसके बाद अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, अगर नंबर ऑफ ग्रुप में पाए जा रहे हैं एटम तो मैं उनको कंपाउंड आयन बोल दूंगा या फिर मैं उनको पॉलीएटॉमिक आयन बोल दूंगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये वाला हो गया NH, है ना, NH3। तो तुम ध्यान से देखो, ये सेंटर में तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारा है हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, नीले रंग का। बाकी जो तुमको चार हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो सबके सब क्या है तुम्हारे, वो तुम्हारे हाइड्रोजन हो रखे हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि आपस में क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे वो, मतलब कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में बॉन्डिंग लाए। तो आपस में अगर बॉन्डिंग लेकर आए तो इसका मतलब है कि यार ये आयन फिर कैसा हो जाएगा, एक तरीके का कंपाउंड आयन हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें नंबर ऑफ जो एटम है वो एक से ज्यादा हो रखे हैं। तो एग्जाम्पल में कार्बोनेट आयन CO3 निगेटिव, सल्फेट आयन SO4 निगेटिव, नाइट्राइड आयन NO3 निगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव, है ना, ये सब हो गए। और अगर और एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल में तुम ऐसे देख सकते हो। तो ये जैसे हो गया तुम्हारा
बस ऐसे मुंह से बोलते चले जाना। ठीक है, कि कौन तुम्हारा सिंपल है या मोनोटॉमिक आयन है। जैसे मैं मान लो कि मैं लिखता हूँ तो तुम मेरे को बताना मोनोटॉमिक आयन है कि वो है। ठीक है, मेरे को अभिषेक तुम बताना। ठीक है, मुझे बताओ ये कौन सा आयन है। कंपाउंड भाई क्या थोड़ा बोलोगे। समझ नहीं आया। नहीं, मान लो कि जैसे मैं बोलता, क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया या फिर कंसेप्ट नहीं समझ में आया। कंसेप्ट। कंसेप्ट ये बोल रहा है कि कभी भी जैसे ये इन सबको तो तुम आयन बोल सकते हो ना, क्योंकि भैया किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बोल सकते हो ना। हाँ। बोल सकते हो ना। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कोई भी एक आयन का चार्ज है वो केवल एक ही एटम के ऊपर हो रखा है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, सिंपल आयन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, सिंपल आयन। और अगर मान लो कि कोई भी सिंपल आयन है तो मैं उसको मैं मोनोटॉमिक भी बोल सकता हूँ। कि एटम मतलब एटम हो गया, मोनो मतलब एक हो गया, तो मोनोटॉमिक आयन भी मतलब क्या हो गया, कि कोई एक ऐसा एटम है जो कि सिंगल एक एटम पाया जा रहा है। तो जैसे मान लो कि मैं अभी बोलता हूँ, ठीक है, तो बस तुम मेरे को एग्जांपल बताना कि इनमें से कौन कौन से सिंपल आयन जो कि केवल एक एटम से मिलकर बने। मुझे बताओ, क्या ये वाला है, हाँ। क्या ये वाला है। नहीं। ए से कुछ नहीं होता है। कैल्शियम, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो सी ए होता है। तो ये है, समझ रहा है ना। हाँ। ये अब नीचे है। वाला बता, है है। ये 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 Zn2 पॉजिटिव है। है। एल्युमिनियम ये है है। है ये हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये भी एक आयन तो है। मैं मानता हूँ ये भैया आयन है क्योंकि उसमें निगेटिव का चार्ज है और ये एक तरीके का एन आयन है। लेकिन भैया इसमें जो नंबर ऑफ जो आपके एटम पाए जा रहे हैं वो आपके एक से ज्यादा पाए जा रहे हैं। इस वजह से मैं इसको पॉली एटॉमिक आयन बोलूंगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कंपाउंड आयन भी बोल सकता हूँ। ये चीज हो गया है ना। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो कि मैं कंपाउंड आयन के एग्जाम्पल देखता हूँ, तो मुझे बता ये है। नहीं। क्यों। क- मोनोटॉनिक नहीं है। क्यों नहीं है, पॉलीटॉमिक क्यों नहीं है। क्यों, इसमें अगर तुम उसमें एटम देखेगा तो मुझे बता कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं तुझे। दो। दो दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक से ज्यादा अगर कभी भी एटम पाए जा रहे हैं तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, बताओ। कंपाउंड पॉलीटॉनिक। कंपाउंड आयन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, कंपाउंड आयन। या फिर मैं उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोल सकता हूँ। ये, तो जैसे मान लो कि ये वाला हो गया, तो मुझे तो क्या ये पॉलीएटॉमिक आयन है, हाँ। क्या ये वाला है। हाँ। ये है ना। कभी भी गिनती गिन लेना, अगर एक से ज्यादा आइटम है तो तुम उसको पॉलीटॉमिक आयन बोल देते ना। ये हो गया। तो अभी जैसे तुम ये देख रहे हो ना, ये भी तुम्हारा ये ईसीजी सिस्टम है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, हम लोग सोडियम और पोटेशियम आयन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू नर्व सिस्टम में भेजने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग मैपिंग करते हैं, अलाइनमेंट चेक करते हैं कि कोई इंजरी तो नहीं हो गई है ना। ये सारी चीजें। तो ये जो ईसीजी का ईईजी फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ये हो गया। या फिर ईसीजी भी काफी लोग बोल देते हैं, ये है ना। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ हो गया है ना, जिसमें इलेक्ट्रोड्स को ऐसे चेक करके किया जाता है। आ जाओ, ये डेली डे टू डे यूज का इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है, आयंस का एग्जांपल है। बताओ इसका आंसर। Which term is used to describe an ion formed from a single atom? हम्म, Simple ion. सिंपल एंड वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ अगर बता सकते हो तो। This ion, Al, aluminum ion, is classified as which type of ion? Option B. नहीं, तुम बताओ। Simple. सिंपल है ना, ये उसको Al3 पॉजिटिव बोलेगा। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Man, what is another name of compound ion? Paul polyatomic. क्या होगा, पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। वेरी गुड। अगला तू ही बता, दो चार क्वेश्चन बोलेगे तब उसको समझ में आ जाएगा। बता इसका आंसर। Which of the following ion is an example of simple ion? Option C is sodium ion. वेरी गुड, अगला भी बता। The ammonium ion NH positive is given as example of compound ion because it is made up of atom of which two elements join together? Nitrogen and hydrogen. Option D. वेरी गुड है ना, ये हो गया। अब आ जाओ कुलदीप, अब इसका आंसर बताओ।
What is the chemical symbol for the nitrate ion? Option C. नहीं, अभी हमने ऊपर देखा कि ये तुम्हारा कौन सा आयन होता है, अमोनियम आयन होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब सोच, B. बी वाला ना ये, तो NH4 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, NO3 निगेटिव को हम लोग नाइट्रेट आयन बोलते हैं। नाइट्राइड आयन अलग होता है, याद रख लेना। नाइट्राइट आयन क्या होता है, N3 निगेटिव होता है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Which of the following ion has a charge of 3? गेस कर। Option C, phosphate ion. वेरी गुड, फॉस्फेट आयन। और फॉस्फेट आयन का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है, वो हम लोग लिखते हैं PO4 3 निगेटिव, ये होता है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ, तुम ही बताओ अभिषेक। The symbol Fe2 हम्म correspond to which common ion? हम्म Option B. ऑप्शन बी। और अगर 3 पॉजिटिव आ गया तो आयरन थर्ड आयन हो जाएगा। गुड, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Which of these ions is a positive ion? हम्म Option C. ऑप्शन सी। B. बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बाकी सारे तुम्हारे कौन से, तुम्हारे नॉन मेटल हो रखे हैं ये। आ जाओ, जिसके ऊपर के पॉजिटिव का चार्ज लिखा जाता है। के मतलब पोटेशियम, पॉजिटिव मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज। कुलदीप, लेकिन आज वाली क्लास जरूर देख लेना, है ना। ये इसका आंसर बताओ। Which ions are primarily used by nerve cell in the body for sending electrical signals? Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, Sodium and potassium. ये हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। What device is used to produce EEG by recording the electrical activity in different parts of brain? Electroscope. नहीं, क्या Where बोलोगे? D? डी वाला भी नहीं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो इंसेफेग्लोग्राफ बोल देते हैं। इंसेफेग्लोग्राफ है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The specific process in the brain causes by brain waves that doctor measure to detect elements. Option B, movement of sodium and potassium ions in brain cells. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो याद रखो कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट पाए जा रहे हैं, वो 118 एलिमेंट कुछ फ्री स्टेट में, मतलब कि उनके जो एटम है वो एकदम फ्रीली पाए जा सकते हैं। और वो कौन से हो गए, वो तुम्हारे 18th ग्रुप वाले हो गए। 18th ग्रुप में कौन से हो गए तुम्हारे, जिनको हम लोग बोल देते हैं नोबल गैसेस, दूसरे नाम से बोल देते हैं। ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर उसके बाद तुम्हारा रेडॉन, ये सारे हो गए। लेकिन इन 18 ग्रुप को अगर उसको मैं हटा दूं, बाकी के सारे जितने हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। वो स्टेबल होने के लिए या तो वो अपने ही जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, या तो वो तुम्हारा गेन करेंगे, या तो वो तुम्हारा मतलब क्या करेंगे, लूज करेंगे। अगर मान लो कि भैया वो शेयर करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे मान लो कि भैया HCl हो गया, H2O हो गया, तो ये भैया कंपाउंड है। और ये कंपाउंड दो एलिमेंट की वजह से बन रहे हैं, है ना। जैसे ऊपर वाले केस में एक हाइड्रोजन हो गया, एक Cl हो गया, नीचे वाले केस में एक हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, इन कंपाउंड में जो एलिमेंट है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया है। लेकिन अगर मान लो भैया मैं बोल देता हूं कि यार ये वाला जो कंपाउंड है, जैसे मान लो कि भैया NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, तुम्हारे H2SO4 हो गया, ये इस तरह से चीजें हो गई। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा NaCl है, KCl है, AgNO3 का होल ट्वाइस हो गया, ये जो सारी चीजें हैं, इनमें हम क्या देख रहे हैं कि भैया इनके जो बीच में जैसे Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड आया है, मतलब कि एक तरीके का आयन वाला चार्ज आया है। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड आता है, जिसकी वजह से तुमको हम लोग इनको आयोनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे कंपाउंड पाए जाते हैं जो आयंस की वजह से बनते हैं। और जब भी याद रख लेना, आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है तुम्हारा, एक मेटल बनाएगा
मेटल के साथ नॉन मेटल बनाता है, तब जाके तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि भैया मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, और नॉन मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को लेता है जिसकी वजह से तुम्हारा एक निगेटिव का चार्ज, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आपस में आते हैं और जुड़ जाते हैं ये। और याद रख लेना, कोई भी आयोनिक कंपाउंड लिखोगे, चाहे वो NaCl हो चाहे वो हो, कभी भी उसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव का चार्ज लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, वो प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाता है। ये हो गया। और ना कभी भी पहले तुम्हारा नॉन मेटल लिखा जाएगा, बाद में तुम्हारा मतलब मेटल लिखा जाएगा, इस चीज को याद रख लेना, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ऐसे काफी सारे तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड मतलब आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं, उनको थोड़ा देख लेना, समझ लेना, है ना। जैसे ये हो गया, ये सॉल्ट वाला हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कंपाउंड जो कि तुम्हारे आयन की वजह से बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड हमेशा तुम्हारे मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन के बीच में बनेगा, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, और ये फोर्स आयन तुम्हारे आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें एक बॉन्ड बनता है जिसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, है ना। और इसमें जो होता है मतलब क्या कहते हैं कि जो बॉन्ड की संख्या होती है वो बराबर ही होती है, जितना पॉजिटिव का चार्ज उतना निगेटिव का चार्ज। तो ये चीज हमेशा याद रख लेना, जिसकी वजह से जो आयोनिक कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो जीरो होता है। और जब ओवरऑल चार्ज जीरो होता है, जिसकी वजह से हम ये भी बोल देते हैं कि हाँ वो तुम्हारा स्टेबल हो गया, लेकिन वो स्टेबल हो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 ग्रुप वाले एटम्स के लेकर करता है, ये सारी चीजें हो गई। तो जैसे NaCl है, तो अगर इसमें इसका आयोनिक अगर कंपाउंड देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि Na के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर भी उतने निगेटिव चार्ज है, तभी जाके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की दोनों की वैल्यू बराबर हुई, जीरो हुई, और उन्होंने कंपाउंड बनाया जिसको हमने बोल दिया एक आयोनिक कंपाउंड बना दिया। तो कुछ आयोनिक कंपाउंड के अगर जैसे एग्जांपल देखोगे तो जैसे NaCl, इसमें आयन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NH4Cl NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव तो Cl के ऊपर एक ही नेगेटिव, ये हो गया। ठीक वैसे जैसे ये देखो CuSO4 का CuSO4 हो गया, तो हम देख रहे हैं CuSO4, हमें अंडरस्टूड हो जाएगा, चलते चलते दिमाग में आ जाएगा कि भाई ऐसे 4 के ऊपर 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव का चार्ज होता है, तो Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज होगा। या फिर हमें ऐसे भी आ जाएगा कि यार भाई तुम्हारे कॉपर के लास्ट में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो अगर कॉपर के ऊपर अगर तुम्हारे 2 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ये सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज आएगा। तो तुम देख रहे हो कि जितने इधर चार्ज है उतने इधर भी चार्ज है, एक तरीके से ना, ये हो गया। तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो याद रख लेना, आयोनिक बॉन्ड में हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा, ये चीज है ना। तो लेकिन अगर एक एक्सेप्शन लिया जाएगा तो वो अमोनिया वाला हो गया और वो तुम्हारा हाइड्रोजन वाला हो गया, है ना। अदरवाइज जब भी तुम कंपाउंड को देखोगे तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही देखोगे। आ जाओ अब इसका इसका आंसर बताओ, बता भाई, कोई भी बताओ। कंपाउंड का नाम बताओ मुझे, कुलदीप हाँ भैया। बताओ। क्वेश्चन तो पढ़। Write down the names of compounds represented by the following formula. नेम, Also show इसका the नेम बता, ions. गैस कर सकता है। Al2SO4 3 होल थ्राइस की क्या होता होगा इसका नाम? फर्स्ट वाले का पता। हम्म इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम सल्फेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम हो गया, ये तुम्हारा सल्फेट हो गया, जिसमें अगर तुम चार्जेस लिखोगे तो Al3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये SO4 2 निगेटिव हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन टोटल चार्जेस जब भी गिनोगे तो इनके इक्वली आने वाले हैं। ठीक वैसे मुझे तो इसका नाम क्या हो सकता है? कैल्शियम और कार्बन कार्बन नहीं, होगा। नहीं, ये Cl है। Cl किसका नाम होता है? वो है अभिषेक। नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसको हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड बोल देंगे, जिसमें Ca के ऊपर पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का चार्ज और Cl के ऊपर एक निगेटिव का चार्ज। लेकिन अगर कभी भी ओवरऑल चार्ज देखोगे तो बराबर ही तुमको दिखने वाले हैं। कुछ इस तरीके से तुम्हारा 2Cl हो जाएगा, ऐसे करके Cl2 जगह CaCl2, तभी देखो Cl2 ऐसे करके लिखा हुआ है ना। ये कि अगर क्लोरीन का एक ऊपर चार्ज है तो टोटल नंबर 2 चार्ज हो जाएंगे, जो कि अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस है, इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे कुछ कंपाउंड है, ये क्या है? कुछ कंपाउंड है, तो उनके तुमको नाम याद होने चाहिए। जैसे पहले वाले का नाम क्या है तुम्हारा? अमोनियम सल्फेट। दूसरे वाले का नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तीसरे वाले का पोटेशियम सल्फेट। तीसरे वाले का पोटेशियम नाइट्रेट। एन से नाइट्राइट नाइट्रेट, है ना, कैल्शियम क्लोर कार्बोनेट, ये। और इनके बीच में कैसे आयन बनने, Ca पॉजिटिव Cl नेगेटिव K पॉजिटिव, ये सारे नेगेटिव, वो सब हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर, जो भी आज का लेक्चर था, उसको मतलब क्या कहते हैं कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा कि ताकि तुम लोग को सब समझ में आ जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल और या फिर नॉर्मल एटम? ये आराम से तुम्हारा हो गया 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, ये आराम से क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आयन एंड इट्स टाइप्स? ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम एटम फॉर्म सोडियम आयन illustrate with डायग्राम। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आ जाओ फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मोनोएटॉमिक आयंस और सिंपल आयंस? सिंपल आयंस, गिव एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, है ना। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये आएगा, व्हाट इज एन आयन एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एटम। ये तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन और कंपाउंड आयन? ठीक है, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल मेक्स आयोनिक बॉन्ड, वाई एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये आराम से हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, एक्सेप्शन इन आयोनिक बॉन्ड 1 मार्क्स का हो गया। कुलदीप, मैं बोलूंगा कि ये वाली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, एक बार तुम ऑलरेडी तुम्हें आता है क्योंकि मैंने पिछले रिवाइज कर रखा है, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू, है ना। और जिसने भी देखी होगी, ये वाली क्लास देखी होगी, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट होगा कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि 9th हो गया, 10th हो गया, इवन 11th भी हो गया, उसका बहुत सही जाने वाला है।